हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। तो जो हमारा पॉलन ग्रेन्स होता है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। वो मेल गैमेट होता नहीं है, असली माल जो होता है वो पॉलन ग्रेन के अंदर होता है। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter। तो जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, जिसका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, और इसके पास जो है दो लेयर की वॉल होती है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known। तो जो सबसे बाहर वाली हार्ड लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, वो स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इस अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का कौन सा है? स्पोरोपोलिनिन है, जिससे कि हमारी एक्साइन वाली लेयर, बाहर वाली लेयर बनी हुई होती है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। तो ये जो हमारे स्पोरोपोलिनिन होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर के साथ खड़ा रह सकता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह में जो है और एल्कली वगैरह में जो है वो बिल्कुल भी गलता नहीं है। नो एंजाइम डैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन। तो अभी तक ऐसा कोई एंजाइम, कोई केमिकल नहीं पाया गया है जो कि स्पोरोपोलिनिन को गला सके। Pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent। तो जो पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर होती है एक्साइन, उसमें कहीं ऐसी कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ पोर्स वगैरह होती हैं, छेद होती हैं, जहाँ पे कि हमारा स्पोरोपोलिन नहीं होता है, और उस जगह को, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर्स। Pollen grains are well preserved as fossils because because of the presence of sporopollenin। तो पॉलन ग्रेन को हम जो है फॉसिल की तरह कई सालों तक बचा के रखते हैं, क्योंकि, और किस वजह से रख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्पोरोपोलिनिन की वजह से। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरी ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस। तो जो हमारी आउटर लेयर होती है एक्साइन, अगर उसको हम माइक्रोस्कोप में देखें तो उसके और पास बहुत ही अच्छे से पैटर्न्स और डिज़ाइंस बने हुए होते हैं। What do you think the exine should be hard? What is the function of germ pore? तो क्या लगता है आपको कि जो हमारी एक्साइन होती है वो इतनी हार्ड क्यों होती है, और जो जर्म पोर होता है जहाँ पे कि हमारा स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, उसका क्या काम होता है? तो अगर पता है आपको तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। तो ये बहुत पतली सी लेयर होती है और कंटिन्यूअस लेयर होती है। कंटिन्यूअस मतलब कि इसमें जो है पोर्स वगैरह नहीं होते, जैसे कि एक्साइन में थे जम पोर्स, छेद वगैरह इसमें नहीं होती हैं, बिल्कुल लगातार होती है, कंटिन्यूअस होती है, और ये जो है सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर साइटोप्लाज्म के और पास कोई ना कोई तो मेम्ब्रेन होगी। When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and generative cell। तो जब हमारा पॉलन ग्रेन मेच्योर होता है, बड़ा होता है, तो उसके अंदर उसके पास दो सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। तो इसको देख लीजिए आप डायग्राम में, यहाँ देख सकते हैं, एक जो बड़ी वाली सेल है वो वेजिटेटिव है और छोटी वाली जेनरेटिव। The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus।
तो जो हमारी वेजिटेटिव सेल होती है वो बड़ी होती है और उसके पास एबंडेंट यानी कि प्रचुर मात्रा में उसके पास खाना उपलब्ध होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है उसकी कोई शेप नहीं होती है, ना तो वो स्फेरिकल होता है ना वो ओवल होता है, वो इरेगुलर शेप का होता है। तो आप देख लीजिए इसके डायग्राम में। तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर सबसे बड़ा सेल जो आपको दिख रहा है वो हमारा वेजिटेटिव सेल है। और इसका जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर है, इसका ना तो ये गोल दिख रहा है ना ये ओवल है, किसी शेप का नहीं है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसके पास एबंडेंट फूड रिजर्व होता है। The generative cell is small and floats in the cytoplasm of the वेजिटेटिव सेल। तो जो हमारा दूसरा सेल होता है जेनरेटिव सेल, वो छोटा होता है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, उसके साइटोप्लाज्म में तैरता है। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। और इसका जो शेप होता है वो स्पिंडल होता है, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। अगर आपने पढ़ा हो तो फिजिक्स में, कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, जैसे कि बीच में से चौड़ा और किनारों पे से पतला। तो स्पिंडल शेप का होता है हमारा जनरेटिव सेल। और इसके पास जो है साइटोप्लाज्म डेंस होता है, मतलब कि बहुत घना साइटोप्लाज्म होता है। और शायद रीज़न ये है क्योंकि इसके पास कम जगह होती है, तो इसी कम जगह में इसको घुसड़ पुसड़ में जो अपना काम चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। और इसके पास एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस तो होगा ही। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grains are shed at this two celled stage। तो 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इसी टू सेल्ड स्टेज पर झड़ जाते हैं, इसी टू सेल्ड स्टेज पर रिलीज़ हो जाते हैं। यानी कि जब पॉलन ग्रेन के अंदर वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल होते हैं, उसी टाइम पे वो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। In the remaining species, the genital cell divides mitotically to give rise to the two male gametes before pollen grains are shed, three-celled stage। तो लेकिन कुछ स्पीसीज़ में जो बच्चे कुछ स्पीसीज़ हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो हमारा जेनेटिव सेल होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना लेता है। और जो हमारा पॉलिन ग्रेन होता है वो इसी थ्री सेल्ड स्टेज पे झड़ता है। मतलब कि जो हमारा जेनेटिव सेल था उसने अपना अस्तित्व तो खो दिया, उसने अपने से जो है दो बना लिए मेल गैमेट। तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन के अंदर तीन सेल हो गए, वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट। तो इस थ्री सेल्ड स्टेज पे जो है कुछ स्पीसीज़ के पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, झड़ते हैं। Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial affliction in some people, often leading to chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis, etc। तो कुछ लोगों के अंदर जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होती हैं कुछ स्पीसीज़ के, वो बहुत भयंकर एलर्जीज कर सकते हैं और लंग्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। अस्थमा मतलब कि सांस लेने में जब दिक्कत होने लग जाती है। It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। तो यहाँ पे ये मेंशन कर दिया जाता है, ये बता देती हैं कि जो पार्थेनियम होता है, जो कि जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, जो कि इंडिया में जो है इम्पोर्टेड वीट के साथ आया था। मतलब कि जब इंडिया में बहुत भुखमरी सी हो गई थी, अनाज की कमी हो गई थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर के देशों से जो है गेहूं को जो है मंगवाया था। तो उस गेहूं के साथ जो है ये कैरेट ग्रास, ये पार्थेनियम भी आ गया था, जो कि क्या करता है, पॉलन एलर्जी करता है। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होती हैं उनके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। तो अभी के कुछ सालों में एक फैशन सा चल गया है, एक ट्रेंड सा चल गया है कि पॉलन ग्रेन्स को, मतलब कि पॉलन टैबलेट्स को जो है खाने के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है। In Western countries, a large number of pollen products in the
form of tablets and syrups are available in the market. तो पश्चिमी देशों में जैसे कि यूरोप, अमेरिका वगैरह में हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है वो मार्केट में आपको मिल जाएगा टैबलेट और सिरप के फॉर्म में। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. तो पॉलन को कंज्यूम करने से, पॉलन को खाने से ये क्लेम किया जाता है, ये दावा किया जाता है कि जो एथलीट्स होती हैं और रेस हॉर्सेस होती हैं उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। यानी कि जो एथलीट्स होती हैं जो भागती हैं ओलंपिक वगैरह में, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। When once they are said, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. तो अगर एक बार हमारा पॉलन ग्रेन झड़ जाए यानी कि वो एंथर से रिलीज हो जाए तो उसको जल्द से जल्द स्टिग्मा पे लैंड होना होता है, लैंड करना पड़ता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ताकि वो अपनी शक्ति को खो ना दे। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी? तो क्या लगता है आपको कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अपनी शक्ति को कितनी देर तक बचा के रख सकते हैं? द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो ये जो पीरियड होता है, ये जो समय होता है पॉलन ग्रेन का अपने आप को बचाए रखने का, ये सभी स्पीसीज में, सभी प्लांट में अलग अलग होता है। और कुछ हद तक जो है ये बाहरी इन्वायरमेंट में, बाहरी इन्वायरमेंट के जो टेम्परेचर होता है और उसमें जो नमी होती है उस पर डिपेंड करता है। इन सम cereals सच एज राइस एंड wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release. तो कुछ सेरेल्स में जैसे कि चावल, गेहूँ वगैरह में जो पॉलन ग्रेन होती हैं वो मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर मतलब अपनी रिलीज़ के 30 मिनट के अंदर अंदर अपनी शक्ति को खो देते हैं। And in some members of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae, they maintain viability for months. और कुछ मेंबर्स होती हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं रोसेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी के, वो कई महीनों तक जो है अपनी शक्ति को बचाए रख सकती हैं। You may have heard of storing semen sperms of many animals, including human, for artificial insemination. तो शायद आपने सुना होगा कि जो जानवर और इंसानों की जो है सीमेन और स्पर्म को स्टोर किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, यानी कि आर्टिफिशियली उसको वजाइना के अंदर डालने के लिए। It is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen at -196 डिग्री सेल्सियस। तो पॉलन ग्रेन को हम कई सालों तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं अगर हम उसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे रखें तो। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज एज पॉलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। और इस तरीके के स्टोर किए गए पॉलन ग्रेन को हम पॉलन बैंक की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से हम सीड बैंक को यूज़ करते हैं अपनी फसल वगैरह को उगाने के लिए। जो किसान होते हैं वो ये करते हैं। तो ये है हमारा सब पॉलन ग्रेन के बारे में जो कुछ भी आपको एनसीईआरटी में दे रखा है बहुत डिटेल में, मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ भी गया हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।